हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जिंदगी के रंग। बीबी जी, ओ बीबी जी, काम वाली की जरूरत हो तो मुझे आजमा कर देख लो ना। शहर की नई कॉलोनी में काम ढूंढते हुए एक मकान के गेट पर खड़ी महिला से वो हाथ जोड़कर काम पर रख लेने की मनुहार कर रही थी। ऐसे कैसे काम पर रख लें तुझे? किसी की सिफारिश लेकर आई है क्या? बीबी जी, हम छोटे लोगों की सिफारिश कौन करेगा? तेरे जैसी काम वाली को अच्छी तरह देख रखा है। पहले तो गिड़गिड़ा कर काम मांगती है और फिर मौका पाते ही घर का सामान लेकर चंपत हो जाती है। कहाँ तेरे पीछे भागते फिरेंगे हम? अगर किसी की सिफारिश लेकर आए तो हम फिर सोचें। ऐसे ही जवाब उसको न जाने कितने घरों से मिल चुके थे। सुबह से शाम तक गिड़गिड़ाते उसकी जबान भी सूख गई थी, पर कोई सिफारिश के बिना काम देने को तैयार नहीं था। कितनों से उसने ये भी कहा, बीबी जी, 2-4 दिन रख के तो देख लो। काम पसंद नहीं आए तो बिना पैसे दिए काम से हटा देना। पर बीबी जी, एक मौका तो देकर देखो। हमें ऐसी काम वाली की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन का मौका देते ही तू तो हमारे घर को साफ करने का मौका ढूंढ लेगी। ना बाबा ना, तू कहीं और जाकर काम ढूंढ। आज के दिन और काम मांग कर देखती हूँ। यदि नहीं मिला तो कल किसी ठेकेदार के पास जाकर मजदूरी करने का काम कर लूंगी। आखिर पेट तो पालना ही है। मन में ऐसा सोचकर वो एक कोठी के आगे जाकर बैठ गई और उसी तरह बीबी जी की रट लगाने लगी। अंदर से एक प्रौढ़ महिला बाहर आई। काम ढूंढने की मुहिम में वो पहली महिला थी जिन्होंने बिना झिड़के उसे अंदर बुलाकर बैठाते हुए आराम से बात की थी। तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, कौन से घर का काम छोड़ा है, क्या क्या काम आता है, कितने रुपए लोगी, घर में कौन कौन है, शादी हुई है या नहीं? इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी उन्होंने एक साथ ही। बातों में मिठास लाकर उसने भी बड़े धैर्य के साथ उत्तर देते हुए कहा, बीबी जी, मैं बाहर से आई हूँ। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मुझे घर का सारा काम आता है। मैं 24 घंटे आपके यहाँ रहने को तैयार हूँ। मुझसे काम करवा कर देख लेना। पसंद आए तो ही पैसे देना। 24 घंटे यहीं रहूंगी तो बीबी जी, खाना तो आपको ही देना होगा। उस कोठी वाली महिला पर पता नहीं उसकी बातों का क्या असर हुआ कि उसने घर वालों से बिना पूछे ही उसको काम पर रखने की हाँ कर दी। तो बीबी जी, मैं आज से ही काम शुरू कर दूं? बड़ी मासूमियत से वो बोली। हाँ हाँ, चल काम पर लग जा। श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा, तेरा नाम क्या है? कमला, बीबी जी। इतना बोलकर वो एक पल को रुकी, फिर बोली, बीबी जी, मेरा थोड़ा सामान है जो मैंने एक जगह रखा हुआ है। यदि आप इजाजत दें तो मैं जाकर ले आऊं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कितनी देर में वापस आएगी? बस बीबी जी, मैं यूं गई और यूं आई। काम मिलने की खुशी में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने अपना सामान एक धर्मशाला में रख दिया था, जिसको लेकर वो जल्दी ही वापस आ गई। उसके सामान को देखते ही श्रीमती चतुर्वेदी चौंक पड़ी। अरे, तेरे पास ये बड़े बड़े थैले किसके हैं? क्या इनमें पत्थर भर रखे हैं? नहीं बीबी जी, इनमें मेरी माँ की निशानियां हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ। आप तो बस कोई जगह बता दो, मैं इन्हें वहां रख दूंगी। ऐसा है, अभी तो ये थैले तू तखत के नीचे रख दे। जल्दी से बर्तन साफ कर और सब्जी छोंक दे। अभी थोड़ी देर में सब आते होंगे। ठीक है बीबी जी, कहकर उसने फटाफट सारे बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा किया और खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। पर बीबी जी ने एक पल को भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, और छोड़ती भी कैसे? नई नई बाई रखी है, कैसे विश्वास करके पूरा घर उस पर छोड़ दें, भले ही काम कितना भी अच्छा क्यों ना कर रही हो। उसके काम से बड़ी खुश थी वो। उनकी दोनों बेटियां और पति ने आते ही पूछा, क्या बात है, आज तो घर बड़ा चमक रहा है। मिसेस चतुर्वेदी बोली, चमकेगा ही, नई काम वाली कमला जो लगा ली है। ये बोलते समय उनकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। अच्छी तरह देखभाल कर रखी है ना, या यूं ही किसी सड़क चलते पकड़ लाई? है तो सड़क चलती ही, पर काम तो देखो कितना साफ सुथरा किया है। अभी तो जब उसके हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, चहकते हुए मिसेस चतुर्वेदी बोली। सब खाना खाते हुए खाने की तारीफ तो करते जा रहे थे, पर साथ में
बीबी जी को आगाह भी करा रहे थे कि पूरी नज़र रखना इस पर। नौकर तो नौकर ही होता है। ऐसे ही ये घर वालों का विश्वास जीत लेते हैं और फिर सब कुछ लेकर चंपत हो जाते हैं। ये सब सुनकर कमला मन ही मन कह रही थी कि आप लोग बेफिक्र रहें, मैं कहीं चंपत होने वाली नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मुझे काम मिला है, इसे छोड़कर क्या मैं यूं ही चली जाऊंगी। खाना वगैरह निपटाने के बाद उसने बीबी जी को याद दिलाते हुए कहा, बीबी जी, मेरे लिए कौन सी जगह सोची है आपने? हाँ हाँ, अच्छी याद दिलाई तूने। कमला, पीछे स्टोर रूम है, उसे ठीक कर लेना। वहाँ एक चारपाई है और पंखा भी लगा है। काफी समय पहले एक नौकर रखा था, तभी से पंखा लगा हुआ है। चल, वो पंखा अब तेरे काम आ जाएगा। उसने जाकर देखा तो वो स्टोर रूम तो क्या, बस कबाड़ घर ही था। पर उस समय वो भी उसे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने बिखरे पड़े सामान को एक तरफ कर कमरा बिल्कुल जमा लिया और चारपाई पर पड़ते ही चैन की सांस ली। पूरा दिन काम में लगे रहने से खाट पर पड़ते ही उसे नींद आ गई थी। रात को अचानक ही नींद खुली तो उसे उस एकांत कोठरी में बहुत डर लग रहा था। पर क्या कर सकती थी, शायद उसका भविष्य इसी कोठरी में लिखा था। आंख बंद की तो उसकी यादों का सिलसिला शुरू हो गया। आज की कमला कल की डॉक्टर लता है। एसएससी पीएचडी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कितने बड़े घर में उसका जन्म हुआ था। माता पिता ने उसे कितने लाड प्यार से पाला था। 12वीं तक मुरादाबाद में पढ़ाने के बाद उसकी जिद पर पिता ने उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया था। गुण संपन्न यानी मेरिटोरियस छात्रा होने के कारण उसे जल्द ही हॉस्टल में रहने की भी सुविधा मिल गई थी। लता ने बीएससी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, फिर वहीं से एसएससी बॉटनी कर लिया। पढ़ाई के अलावा वो दूसरी गतिविधियों में भाग लेती थी। भाषण और वाद विवाद के लिए जब वो मंच पर जाती थी तो श्रोताओं के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती थी। उसके अभिनय का तो कोई जवाब ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में होने वाली नाटक प्रतियोगिताओं में उसने कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही लता ने एमफिल और पीएचडी भी कर ली थी। पीएचडी पूरी करने के बाद उसने मुंबई विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद के लिए आवेदन किया था। वो इंतजार कर रही थी कि कब साक्षात्कार के लिए पत्र आए। तभी एक दिन अचानक घटी एक घटना ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया। एक रात घर में सभी लोग सोए हुए थे कि अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। उसकी आंखों के सामने उन्होंने उसके माता पिता को गोलियों से भून डाला। भाई ने विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी गई। वो इतना डर गई कि अपनी जान बचाने के लिए पलंग के नीचे छिप गई। अपने सामने अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखती रही, बेबस, लाचार सी, पर कुछ भी बोल नहीं पाई थी। ये लोग पिता के किसी काम का बदला लेने आए थे। पिता की पुश्तैनी लड़ाई चल रही थी। कितने ही खून हो चुके थे इस बारे में। 6 लोगों के सामने वो कर भी क्या सकती थी। पलंग के नीचे छिपी वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही थी। पिता ने कभी कभार सुनाई भी थी ये बातें, अतः उसे कुछ आभास सा हो गया था कि ये लोग कौन हो सकते हैं। उसके जहन में पिता की कई बातें याद आ रही थी। डर का उसने अपने को और सिकोड़ने की कोशिश की तो उनमें से एक की नज़र उस पर पड़ गई और उसने पैर पकड़कर उसे पलंग के नीचे से खींच लिया और चाकू से उस पर वार करने जा रहा था कि उसके एक साथी ने उसका हाथ पकड़कर मारने से रोक दिया। लड़की, हम क्या कर सकते हैं, ये तो तूने देख ही लिया है। इस घर का सारा कीमती सामान हम लेकर जा रहे हैं। चाहे तो तुझे भी मार सकते हैं, पर तेरे बाप से बदला लेने के लिए तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं कि तू दर दर घूमकर भीख मांगे और अपने बाप के किए पर आंसू बहाए। हमारे पास समय कम है, हम जा रहे हैं, पर कल इस मकान में तेरा चेहरा देखने को ना मिले। अगर दिखा तो तुझे भी तेरे बाप के पास भेज देंगे। इतना कहकर वो सभी अंधेरे में गुम हो गए। अब सब कुछ शांत था। कमरे में उसके सामने खून से लथपथ उसके परिवार के लोगों की मृत देह पड़ी थी। वो चाह कर भी रो नहीं सकती थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 3:15 बजे थे। लता का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसके रुकने का मतलब है पुलिस के सवालों का सामना करना। अदालत में जाकर वो अपने परिवार के कातिलों को सजा दिला पाएगी।
इसमें उसे संदेह था, क्योंकि भ्रष्ट पुलिस जब तक कातिलों को पकड़ेगी तब तक तो वो उसे मार ही डालेंगे। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट और अपनी किताबें, थीसिस, 4 जोड़ी कपड़े थैली में भरकर घर से निकलने का मन बना लिया। पापा और मम्मी ने उसे जेब खर्च के लिए जो रुपए दिए वो उसने किताबों के बीच में रखे थे। उन पैसों का ध्यान आते ही वो कुछ आश्वस्त हुई। किसी की हंसती खेलती दुनिया ऐसे भी उजड़ सकती है, ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी चलने से पहले पलट कर माँ बाप और भाई के बेजान शरीर को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर पिता के हत्यारे की कही बातें याद आईं तो वो तेजी से निकल गई। चौराहे तक इतने सारे सामान के साथ वो भागती गई थी। उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। शायद हत्यारों का डर ही उसे हिम्मत दे रहा था वहां से दूर भागने की। लता ने सोचा कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने से तो अच्छा है जहाँ नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है वहीं चली जाती हूँ। आखिर छात्र जीवन में की गई एक्टिंग कब काम आएगी। किसी के यहाँ नौकरानी बनकर काम चला लूंगी। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी किसी धर्मशाला में रह लूंगी। मुंबई जाते समय उसे याद आया कि उसकी रूममेट सविता की मामी मुंबई में ही रहती हैं। एक बार सविता से मिलने उसकी मामी हॉस्टल में आई थी तो उनसे लता की भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने योजना बनाई कि धर्मशाला में सामान रखकर पहले वो सविता की मामी के यहाँ जाकर बात करेगी, क्योंकि उसने मुंबई विश्वविद्यालय के फॉर्म पर मुरादाबाद का पता लिखा है और वहाँ के पते पर इंटरव्यू लेटर जाएगा, तो इसकी सूचना उसे किस तरह मिलेगी। ट्रेन से उतरने के बाद लता स्टेशन से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर एक धर्मशाला में अपने लिए कमरा लेकर थैले में से उस डायरी को निकालने लगी जिसमें सविता की मामी का पता उसने लिख रखा था। फिर उस किताब में से रुपए ढूंढे और सविता की मामी के घर पहुंच गई। मामी के सामने अपनी असलियत कैसे बताती, इसीलिए उसने कहा कि उसकी मुंबई में नौकरी लग गई है, लेकिन स्थायी पते का चक्कर है, इसीलिए मैं आपके घर का पता विश्वविद्यालय में लिखा देती हूँ। वहां से लौटकर काम की तलाश करते लता को श्रीमती चतुर्वेदी ने काम पर रख लिया था। वैसे लता मुंबई में किसी प्राइवेट कॉलेज में कोशिश करके नौकरी पा सकती थी, पर एक तो प्राइवेट कॉलेजों में तनख्वाह कम, ऊपर से किराए का मकान लेकर रहना, खाने का जुगाड़, बिजली पानी का बिल चुकाना, ये सब उससे थोड़ी सी तनख्वाह में संभव नहीं था। दूसरे वो अभी उस घटना से इतनी भयभीत थी कि उसने 24 घंटे की नौकरानी बनकर रहना ही अच्छा समझा। इस तरह लता से कमला बनी वो रोज सुबह उठकर काम में लग जाती। दिन भर काम करती हुई उसने बीबी जी और सभी घर वालों का मन मोह लिया था। कमला के लिए अच्छी बात ये थी कि वो लोग शाम का खाना 5 बजे ही खा लेते थे, इसीलिए सारा काम करके वो 7 बजे फ्री हो जाती थी। काम से निपटकर वो अपने छोटे से कमरे में पहुंच जाती और फिर सारी रात बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करती। वैसे छात्र जीवन में वो बहुत मेहनती रही थी, इसीलिए पहले से ही काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी मुंबई विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति पाना, और वो भी बिना किसी सिफारिश के, बहुत ही मुश्किल था। वो तो केवल अपनी योग्यता के बल पर ही इंटरव्यू में पास होने की तैयारी कर रही थी। आत्मविश्वास तो उसमें पहले से ही काफ़ी था। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उसने कितने ही सेमिनार अटेंड किए थे। अब तो वो बस सारे कोर्स रिवाइज कर रही थी। श्रीमती चतुर्वेदी के घर 4 दिन उसके बहुत अच्छे गुजरे। 5वें दिन धड़कते दिल से उसने पूछा, आपने क्या सोचा बीबी जी, मुझे काम पर रखना है या हटाना है? बीबी जी और घर के सभी सदस्य उसके काम से खुश तो थे ही, इसीलिए मालकिन हंसते हुए बोली, चल तू भी क्या याद रखेगी कमला, तेरी नौकरी इस घर में पक्की। लेकिन एक बात पूछनी थी, तू पूरी रात लाइट क्यों जलाती है? वो क्या है बीबी जी, अंधेरे में मुझे डर लगता है, नींद भी नहीं आती, बस इसीलिए रात भर बत्ती जलानी पड़ती है। बड़े भोलेपन से उसने जवाब दिया। कभी कभी तो लता को अपने कमला बनने पर ही बेहद आश्चर्य होता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वो पढ़ी लिखी भी हो सकती है। एक दिन तो उसकी पोल खुल ही जाती, पर जल्दी ही वो संभल गई। हुआ ये कि मालकिन की छोटी बेटी जो बीएससी कर रही थी, अपनी बड़ी बहन से किसी समस्या पर डिस्कस कर रही थी। तभी कमला के मुंह से उसका समाधान निकलने ही वाला था
कि उसे अपने कमलाबाई होने का एहसास हो गया। अब तो मालकिन उससे इतनी खुश थी कि दोपहर को खुद ही उससे कह देती कि तू दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लिया कर। कमला को और क्या चाहिए था, वो भी अब दोपहर को 2 घंटे अपनी स्टडी कर लेती थी। इतना ही नहीं, उस कमरे में एक सुविधा और भी हो गई थी कि रोज के पुराने अखबार मालकिन ने उसे ही अपने कमरे में रखने को कह दिया था। इससे वो इंटरव्यू की दृष्टि से हर रोज की खास घटनाओं के संपर्क में बनी रहने लगी थी। श्रीमती चतुर्वेदी के यहाँ काम करते हुए कमला को अब 2 महीने हो गए। एक दिन बीबी जी की तबीयत अचानक अधिक खराब हो गई, लगभग बिस्तर ही पकड़ लिया था। उस दिन बीमार मालकिन को दिखाने के लिए घर के सभी लोग अस्पताल गए थे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। फोन सविता की मामी का था। हेलो लता, तुम्हारा साक्षात्कार लेटर आ गया है। 15 दिन बाद इंटरव्यू है तुम्हारा। कहो तो इंटरव्यू लेटर वहां भिजवा दूं? मामी को उस समय टालते हुए कमला ने कहा, नहीं मामी जी, आप भिजवाने का कष्ट न करें, मैं खुद ही आकर ले लूंगी। इंटरव्यू से 2 दिन पहले कमला ने मालकिन से बात की। बीबी जी, परसों 15 सितंबर को मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? श्रीमती चतुर्वेदी बोली। ऐसा है बीबी जी, मेरी दूर के रिश्ते की बहन यहाँ रहती है। जब से आई हूँ उससे मिल नहीं पाई। 15 सितंबर को उसकी लड़की का जन्मदिन है। यहाँ हूँ तो सोचती हूँ कि वहाँ हो आऊं। फिर बच्चे की तरह मचलती हुई बोली, बीबी जी, उस दिन तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। 15 सितंबर के दिन एक थैला लेकर कमला चल दी। वो वहां से निकलकर उसी धर्मशाला में गई और वहां कुछ देर रुककर कमला से लता बनी। कॉटन की साड़ी पहन, जूड़ा बनाकर, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर, हाथ में फाइल और थीसिस लेकर जब उसने वहां लगे शीशे में अपने को देखा तो जैसे मानो खुद ही बोल उठी, वाह लता, क्या एक्टिंग की है। सविता की मामी के पास से इंटरव्यू लेटर लेकर वो विश्वविद्यालय पहुंच गई। सभी प्रत्याशियों में इंटरव्यू बोर्ड को सबसे अधिक लता ने प्रभावित किया था। लौटते समय लता सविता की मामी से कह आई थी कि अगर उसका नियुक्ति पत्र आए तो वो फोन पर उसी को बुलाकर ये खबर दे, किसी और से ये बात ना कहे। धर्मशाला में जाकर लता ने फिर कपड़े बदले और कमला बन गई और फिर मालकिन के घर जाकर काम में जुट गई थी। मन बड़ा प्रफुल्लित था उसका। अपने इंटरव्यू से वो बहुत अधिक संतुष्ट थी। इससे अच्छा इंटरव्यू हो ही नहीं सकता था उसका। खुशी मन से जल्दी जल्दी काम करती हुई कमला से श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा, सच कमला, तेरे बिना अब तो इस घर का काम ही नहीं चलने वाला। इसीलिए अब जब भी तुझे अपनी बहन के यहाँ जाना हुआ करे तो हमें बता दिया कर, हम मिलवा कर ले आया करेंगे तुझे। ठीक है बीबी जी। इतना कहकर वो काम में लग गई थी। एक दिन सविता की मामी ने फोन पर उसे बुलाकर सूचना दी कि उसका चयन हो गया है, अपना नियुक्ति पत्र आकर उनसे ले ले। अब वो सोचने लगी कि बीमार बीबी जी से इस बारे में क्या और कैसे बात करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले बीबी जी को ये बात बताए। उसे डर था कहीं कोई अड़ंगा ना आ जाए। वहां से जाकर ज्वाइन करने का पूरा गणित बिठाने के बाद कमला बीबी जी से बोली, बीबी जी, आज जब मैं सब्जी लेने गई थी तब मेरी उसी बहन की लड़की मिली थी। उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए बीबी जी मुझे उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ मैं जो बीमार हूँ, मेरा क्या होगा? हमारी देखभाल कौन करेगा? ये सब सोचा है तूने? बीबी जी नाराज होते हुए बोली, देख, तनख्वाह तो तू यहाँ से ले रही है, इसीलिए तेरा पहला फर्ज बनता है कि तू पहले हम सबकी देखभाल करे। बीबी जी, आप मेरी तनख्वाह से जितने पैसे चाहे काट लेना, पर मेरी देखभाल के बिना मेरी बहन मर जाएगी। हाँ कर दो ना बीबी जी। अत्यंत दीनहीन सी होकर उसने कहा। कमला की दीनता को देखकर बीबी जी को तरस आ गया और उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दी। सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए लता ने मुंबई विश्वविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उसे वहीं कैंपस में स्टाफ क्वार्टर भी मिल गया था। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इन 5 दिन में सविता की मामी के पास ही रहने का उसने मन बना लिया था। जाते ही उसे एमएससी की क्लास पढ़ाने को मिल गई थी। क्लास में भी क्या पढ़ाया था उसने कि सारे विद्यार्थी उसके फैन हो गए थे।
5 दिनों के बाद 3 दिनों की छुट्टियों में डॉक्टर लता फिर कमला बाई बनकर बीबी जी के घर पहुंच गई। अरे कमला, तू इस बीमार को छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुझे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया? कितना भी कर लो पर नौकर तो नौकर ही होता है। तुझे तो तनख्वाह से मतलब है, कोई अपनी बीबी जी से मोह थोड़े ही है। अगर मोह होता तो 5 दिनों में थोड़ी देर के लिए ही सही खोज खबर लेने नहीं आती क्या? अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। मर जाऊंगी मैं तेरे बिना, सच कहे देती हूँ मैं। मालकिन बोले ही जा रही थी। कमला खामोश होकर बीबी जी से सब कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। तभी शाम के समय चतुर्वेदी जी के एक मित्र घर पर आए। वो मुंबई विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के हेड थे और उसकी ज्वाइनिंग उन्होंने ही ली थी। ड्राइंग रूम से ही बीबी जी ने आवाज लगाते हुए कहा, कमला, अच्छी सी 3 कॉफी तो बनाकर लाना। अभी लाई बीबी जी, कहकर कमला कॉफी बनाकर जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, डॉक्टर भार्गव को देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो अनजान ही बनी रही। डॉक्टर भार्गव लता को देखकर चौंक कर बोले, अरे डॉक्टर लता, आप यहाँ? अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारी बाई है कमला, बड़ी अच्छी है, पूरा घर अच्छे से संभाल रखा है इसने। नहीं भाभी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये डॉक्टर लता ही हैं, जिन्होंने 5 दिन पहले मेरे विभाग में ज्वाइन किया है। डॉक्टर लता, आप ही बताइए, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? नहीं सर, आप कैसे धोखा खा सकते हैं? मैं लता ही हूँ। क्या? घर के सभी सदस्यों के मुंह से अनायास ही एक साथ निकल पड़ा। सभी लता के मुंह की ओर देख रहे थे। उनके अभिप्राय को समझकर लता बोली, हाँ बीबी जी, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपनी सारी कहानी सुनाते हुए कहा, तो बीबी जी, ये थी मेरे जीवन की कहानी। खबरदार जो अब मुझे बीबी जी कहा, मैं बीबी जी नहीं, तुम्हारी आंटी हूँ, समझी? डॉक्टर लता, वैसे आप अभिनय खूब कर लेती हैं। यहाँ एकदम नौकरानी और वहाँ यूनिवर्सिटी में पूरी प्रोफेसर। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने। मान गई लता मैं तुम्हें। क्या एक्टिंग की थी तुमने? कह रही थी कि मुझे लाइट बिना नींद ही नहीं आती। लेकिन लता, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम सभी को। कितने संघर्ष के बाद तुम इतने ऊंचे पद पर पहुंची। सच, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसी साहसी लड़की को जन्म दिया। पर बीबी जी, ओह नहीं आंटी जी, मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि आपने मुझे शरण नहीं दी होती तो मैं कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर पाती। मैं जहाँ भी रहूंगी इस परिवार को सदैव याद रखूंगी। क्या कह रही है? तू कहीं नहीं रहेगी, यहीं रहेगी तू। सुना तूने? जहाँ मेरी 2 बेटियां हैं, वहीं एक बेटी और सही। अब तक तू यहाँ कमला बनी रही, पर अब लता बनकर हमारे साथ, हमारे ही बीच रहेगी। अब तो जब तेरी डोली इस घर से उठेगी तभी तू यहाँ से जाएगी। तूने जिंदगी के इतने रंग देखे हैं बेटी, उनमें एक रंग ये भी सही। खुशी के आंसुओं के बीच लता ने अपनी सहमति दे दी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।